नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों, क्या चाहती है ये पैथोलॉजी? मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी मैंने पैथोलॉजी का पेपर देखा है, आप हर साल का पेपर एनालिसिस करना, हर बार नए क्वेश्चन उठ के आते हैं, कहीं से आइडिया ही नहीं रहता है कि इस साल कौन सा सवाल आएगा। अगर आपको पूरे यूट्यूब पे भी ऐसा कोई वीडियो मिल रहा है जो 100% श्योरिटी दे रहा है, तो उसे हाथ जोड़ के नमन, क्योंकि भाई जैसे मैंने पेपर देखे हैं, आप खुद एनालिसिस करना, पैथोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं। ठीक है, हम कई बार ऐसे इंस्टिंक्ट से अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस आएगा, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपके लिए पैथोलॉजी जितना हो सके आसान बना दूंगा। और मैंने पिछली साल भी आपके लिए आसान बनाई थी, आपको ये समझा के कि भाई आपको किस क्वेश्चंस में किस प्रकार लिखना है। खैर, हालांकि आप पिछले वीडियोस देखते रहिए, अभी समझते हैं हम पैथोलॉजी को, है ना। बात करें अगर पैथोलॉजी की, तो इसमें 3 यूनिट्स ही हम पढ़ेंगे, 3 भागों में हम इसको डिवाइड करें। और सबसे पहले मैं उस सिंपलेस्ट फॉर्म को लेता हूँ, क्लिनिकल पैथोलॉजी की, मतलब कि आपने हॉस्पिटल ड्यूटी की है तो जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे मैंने टोटल 10 टेस्ट के नाम लिखे हैं, जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के पर्पज़ से। बाकी सारों को भी आपको 10-11 ये जो टेस्ट लिख रखे हैं, इनको आपको पढ़ जरूर लेना है, इनमें होता क्या है। ठीक है, इसके साथ ही आप ये देखो कि आप कौन कौन सी हेडिंग्स इन टेस्ट के अंदर बना सकते हो, क्योंकि इससे क्या है कि आपके नंबर ऑफ जो हेडिंग्स है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, बैक लगने के चांस कम हो जाएंगे। चलिए बात करें अगर इन टेस्ट की, तो देखिए गाइस, पहला जो टेस्ट है यूरिन एग्जामिनेशन, वो आपको पढ़ना है। देखिए, यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी बात कल्चर की आती है ना, कल्चर वर्ड का मतलब होता है हम वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे ऐड कर लेना। अब दूसरा है सीमन एग्जामिनेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। सीबीसी आप रेगुलर जब भी जाते हो क्लिनिकल में, आप सीबीसी करते हो, तो फिर आपको सीबीसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ नॉर्मल लेवल क्या होता है हर चीज़ का वो आपको पता होना चाहिए। अगला है एलिजा। ये है जो आपका एलिजा है, आपके एचआईवी की टेस्टिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला आता है स्पुटम कल्चर। देखिए, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो तो एलिजा के साथ साथ आप जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है वो भी पढ़ो, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं अलग फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने जो लिखे हैं एवरेज बच्चे यही पढ़े। स्पुटम कल्चर है वो पढ़ना है, 5th वन। 6 नंबर है सीएसएफ एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको लंबर पंक्चर की प्रोसेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सीएसएफ एनालिसिस अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो चारों साल आपके चलेगा, और साथ ही साथ आपके कंपटीशन में भी बहुत कम आएगा। ठीक है, 7th है, मैंने अपने से ऐड किया है, सैंपल कलेक्शन के क्या क्या मेथड होते हैं। 8th है लिपिड प्रोफाइल, आपको आधा पेज का बस लिपिड प्रोफाइल याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं, बस आधा पेज में। स्टूल कल्चर अच्छे से पढ़ लेना है। बीटीसीटी, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। 11th एक थोड़ा सा लिटिल बिट टफ टॉपिक है, बोन मेरो एस्पायरेशन या बोन मेरो एग्जामिनेशन आपकी टेक्निक से, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये हो गई अपनी क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेनी है। आगे बात करते हैं गाइस, अब देखते हैं पैथोलॉजी के आरंभ की, इंट्रोडक्शन की, जहाँ से आपको कुछ अपनी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस या फिर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। बात करें अगर बॉडी में ऐसा क्या क्या होता है, देखिए पैथोलॉजी डील ही तब करती है कि भाई जब अपने जो टिश्यू है, हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी में कुछ डिफेक्ट आ गया है, कुछ दिक्कत आ गई है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला हो गया, या फिर कुछ ना कुछ बीमारी आ गई, तब जाकर एक नॉर्मल हिस्टोलॉजी है, उससे फिर चेंज होकर के एक नॉर्मल पैथोलॉजी, मतलब कि वहाँ जाकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस टिश्यू की, सेल की, उस ऑर्गन की क्या हालत कर दी है, वही तो हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। तो बात करें, सबसे पहला एक टॉपिक है वुंड हीलिंग और फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। यहाँ पे आगे भी मैंने लिखा है वुंड हीलिंग की प्रोसेस, कि कहीं आप इससे घबरा नहीं जाओ। देखिए, पहला आता है वुंड हीलिंग क्या होती है। ठीक है, वुंड के क्या टाइप है और फैक्टर अफेक्टिंग। गाइज, ये क्वेश्चन है जो ऐसा सवाल है जो आपके चारों साल चलने वाला है। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, हालांकि इस साल आने के चांस थोड़े कम है। अगला टॉपिक है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया के भी चांस थोड़े से कम है। ठीक है, लेकिन नियोप्लेजिया अच्छे से पढ़। देखिए गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप नियोप्लेजिया पढ़ोगे तब 3-4 टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे मेटाप्लेजिया क्या होता है, प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, गोल्डन क्वेश्चन है, कि जब नियोप्लेसिया होता है तो डीएनए या क्रोमोसोम पैटर्न में क्या चेंज आता है, ये आपको अलग से पढ़ लेना है। क्योंकि अगर ये सवाल आ गया तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या फिर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन से आपको नंबर दिलाएगा। क्योंकि जो जेनेटिक्स जो क्रोमोसोम और डीएनए के अंदर या जिस सेल के अंदर जो बदलाव होते हैं, या फिर देखा जाए जो केमिकल मार्कर्स में चेंज होते हैं, वो चेंज अगर आपने नियोप्लेजिया में पढ़े हैं, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा ऊपर है वहाँ पे रहते हो। चलिए आगे बात करते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। एक है इन सिटू कार्सिनोमा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, जो टॉपिक आपने पहले भी कहीं पढ़ा है और अब आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो आपको पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के हिसाब से। नेक्रोसिस क्या होता है, गैंग्रीन क्या होता है। गैंग्रीन में आप ड्राई और वेट गैंग्रीन में फ़र्क देख लो,
थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में क्या फ़र्क है, दो दो चार चार लाइन के डिफरेंस है, वो पढ़ लेना। बोन हीलिंग आपके लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही है। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं वो सारी डिजीज़ या पैथोलॉजिकल चेंज जो आपके इस पैथोलॉजी सब्जेक्ट में आते हैं। और यही एक ऐसा सवाल है, यहीं से ऐसे सवाल आते हैं जो बार बार घूम फिर के किसी भी डिजीज़ को दे देते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ सिस्टम के नाम लिख रखे हैं, पर्टिकुलर डिजीज़ को मेंशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया है कि भाई इनका दायरा हो, इसलिए एग्जामिनर कहीं से भी कोई सवाल दे देता है। फिर भी कुछ ऐसी डिजीज़ है जिनके पैथोलॉजिकल चेंज लिखने बनते भी है, इसलिए मैंने उन डिजीज़ को यहाँ पे ब्रैकेट में ऐड किया, साथ ही कुछ और डिजीज़ भी ऐड की है जो भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें ट्यूबरकुलोसिस, उसमें गोन कॉम्प्लेक्स, ये गोन कॉम्प्लेक्स लिखा है, गोन कॉम्प्लेक्स नाम से सवाल आता है या ट्यूबरकुलोसिस नाम से सवाल आता है। अगली बात करें लंग एब्सिस है, और लिवर सिरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। पीएचसीएक्स का मतलब है कि सर्विक्स कैंसर। आगे है एक बीपीएच, बीपीएच का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और ब्रेस्ट कैंसर। एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ओस्टियोपोरोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रिप्टोआर्कोडिज्म और पेप्टिक अल्सर और हेपेटाइटिस। ये कुछ डिजीज़ है जिनके पैथोलॉजिकल चेंज है वो हर बार पूछे जाते हैं। और गाइस, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, एमएसएन में और पैथोलॉजिकल चेंज लिखने में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जब भी आप पैथोलॉजिकल चेंज लिखते हो तो आपको लिखना पड़ता है डेफिनेशन, उसकी ईटियोलॉजी थोड़ी बहुत मेंशन कर देते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़े बहुत क्लिनिकल सिम्टम्स लिख देते हैं। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट पे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक चेंज। इन दोनों को पैथोलॉजिकल चेंज में ऐड करके, ग्रोस का मतलब बड़े बड़े क्या क्या बदलाव आए ऑर्गन में, और माइक्रोस्कोपिकली मतलब इस सेल्स में क्या क्या बदलाव आए। और इन ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक चेंज को लिखने के तरीके के लिए मैंने आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, और वहाँ पे एक दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। कोशिश करता हूँ कि और एग्जाम्पल्स डाल सकूँ, बाकी आप वहाँ से आइडिया ले ले और वैसा ही पैटर्न पैथोलॉजी में लिखे, वरना बैक आने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर का 4 नंबर का सवाल आता है तो उसमें 1 नंबर की डेफिनेशन है, 1 नंबर का अदर कंटेंट है, और 2 नंबर के पैथोलॉजिकल चेंज है। और पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगेन आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करने हैं, डायग्राम ड्रॉ करने से आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और बात करें तो देखिए, ये सारी डिजीज़ जो आपको पढ़ लेनी है। और मेरे हिसाब से अगर आप पैथोलॉजी को 3 टुकड़ों में पढ़ते हो, पहला हिस्सा जिसमें आप क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ो, दूसरा हिस्सा जिसमें ये चलो सारी आपने डिजीज़ पढ़ ली, और तीसरा हिस्सा जिसमें बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, उनमें क्या क्या अल्ट्रेशंस आ रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, उनके फीचर्स क्या, अगर वो पढ़ लेते हो तो आपकी पैथोलॉजी थोड़ी बहुत ईजी बन जाएगी। ओके, और इस टाइप से आपको पैथोलॉजी को पढ़ना है। और जो बाकी पुराने वीडियोज़ है पैथोलॉजी के ऊपर मैंने बनाए हैं, वो आपको पैथोलॉजिकल चेंज से रिलेटेड वो आपको जरूर देख लेने। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा कंटेंट। बाकी अपने टेलीग्राम पे अपने कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, उसको फॉलो करिए, और उसको फॉलो करके वहाँ से इन पीडीएफ्स को ले लीजिए। और साथ ही कुछ हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं आपको। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।